मघाणीसा। तो आज हम आपको वह इतिहास बताएंगे जो आज तक आपने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। चढ़ने का रास्ता था ये वाला हमारे ये किला जो देखने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो आपका इस किले में स्वागत है। जिस चित्तौड़ को देख रहे हो एशिया का सबसे बड़ा किला है। इसके बारे में कवि ने कहावत लिखा, कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब रनैया, राजा में राजा रामचंद्र, बाकी सब रघुवीर। तो कहने का मतलब ये जो किला है ये एशिया महाद्वीप का, भारत का नहीं पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला है। इसका जो सबसे पहले निर्माण किया, जो इतिहासकार जो इतिहास लिखता है ना वो प्रमाण पे, तो उनके आधार पर ऐसा कहते हैं कि ये किला जो बना है ना, जो मौर्य वंश के राजा थे चित्रांगद मौर्य, उनके नाम से उन्होंने इस किले का सबसे पहले निर्माण किया। तो उन्हीं के नाम से इसका नाम जो था ना वो चित्रकूट था। चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट से इसका जो तोड़गढ़ वो टिकट बता दो आप। बड़ा है बताइए। ठीक है, टिकट तो लेना आया, टिकट ना हो। ताल भोपाल, बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मिनी रानी, बाकी सब रानी। तो कहने का मतलब ये जो किला है ये एशिया का सबसे बड़ा किला है। इसका जो क्षेत्रफल है ना ये 700 एकड़ में फैला हुआ। 700 एकड़। 700 एकड़ का इसका पूरा किले का क्षेत्रफल है और 13 स्क्वायर किलोमीटर में चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई। बाउंड्री जो सुरक्षा की दीवार देखी होगी ना चढ़ते समय, तो ऐसे 13 स्क्वायर किलोमीटर में बनी हुई। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब ये है कि 8 किलोमीटर इस किले की लंबाई है, 5 किलोमीटर इस किले की चौड़ाई है। तो टोटल 13 स्क्वायर किलोमीटर में इसके चारों तरफ सुरक्षा की दीवार है। और एक किले का जो सबसे पहले निर्माण किया, जो इतिहासकारों का मत है उनके अनुसार ऐसा कहते हैं कि इसको बनवाने वाले चित्रांगद मौर्य थे। चित्रांगद मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना आपने, जिनकी राजधानी जो पहले बिहार को मगध के नाम से जानते थे, और बिहार में जो राज्य है ना शहर जो है पटना, जिसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे, उन्हीं के वंशज थे चित्रांगद मौर्य के। जो चंद्रगुप्त मौर्य के डेसेंडेंट, उन्हीं के वंशज जिन्होंने इस किले का निर्माण किया। ये इतिहासकारों का मत है। जबकि दंत कथाएं जानते हैं आप? दंत कथा कैसे? दंत कथाएं क्यों दंती उनको कहते हैं जो एक दूसरे सुनी हुई बातें, मतलब दांतों से निकली हुई बातें, उनको दंत कथाएं कहते हैं। उसके आधार पर ऐसा मानते हैं कि ये किला जो है ना पांडवों में भीम था जिन्होंने इसका निर्माण किया। पांडव हुए 5000 वर्ष पहले। उनका कोई अभी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो इतिहास जो लिखा जाता है वो प्रमाण पे लिखा जाता है। तो यहाँ के जो सिक्के मिलते हैं खुदाई में, उन सिक्कों पे चित्रकूट लिखा हुआ है। उसको इतिहासकार आधार बना करके मानते हैं इसको बनवाने वाले चित्रांगद मौर्य राजा थे। 5वीं से लगा के 8वीं शताब्दी 300 वर्षों तक इस किले पर मौर्यों का शासन था। मौर्य था ना बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्धिस्ट, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की जो तीसरी पीढ़ी में जो बिंदुसार के लड़के, जिनका नाम अशोक सम्राट, जिन्होंने जो पहले उड़ीसा जो राज्य है अभी, जिसको पहले कलिंग के नाम से जानते थे, तो कलिंग का एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में 1 लाख सैनिक मरे गए थे। तो उस समय अशोक सम्राट को एक बौद्ध भिक्षु मिला जिन्होंने अशोक को जो है ना बहुत शिक्षाएं दी। तो अशोक ने उस युद्ध में तलवार को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अशोक के बाद सारे मौर्य जो थे ना बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो 300 साल तक इस किले पर उन्हीं का आधिपत्य था। 300 उन्होंने 5वीं से लगा के 8वीं शताब्दी तक। और 8वीं शताब्दी में जो गुजरात में ईडर करके गांव है, नाम सुना हो आपने ईडर का? ईडर, हाँ, अहमदाबाद जो है गुजरात में, अहमदाबाद के पास हिम्मतनगर है। हिम्मतनगर के पास में छोटा सा एक गांव है जिसका नाम है ईडर। तो ईडर पे जो राजा हुआ करते थे 7वीं शताब्दी में, वहां पे जो गुहिल वंशी है, गुहिल वंश इसलिए कहते हैं कि उनका जन्म हुआ गुफा में, तो गुहिल वंश कहलाए, जिसमें गुहादित्य, नागादित्य, शीलादित्य, महेंद्रदित्य ऐसे राजाओं के नाम थे। तो जब वहां के ईडर के राजा थे महेंद्रदित्य, और एक आदिवासी जाति होता है ना भील जाति, उनका ईडर पे हमला हुआ। उस हमले में जो महेंद्रदित्य वहां के राजा थे उनकी हत्या हो गई, वो मारे गए। और उनके लड़के जिनका नाम बाप्पादित्य, जिनको बाप्पा रावल भी कहते हैं, उन्हीं का बचपन नाम काल भोज भी था। अच्छा, बप्पा रावल जब बप्पा रावल जो आपने उसमें स्टेचू देखा होगा मूर्ति, तो वो बप्पा रावल जो उस समय 3 वर्ष के थे। तो उनकी पुरोहितन जो थी वो देखभाल करने वाली, वहां से बप्पा रावल छोटे बच्चे को लेके उदयपुर के पास में जो मंदिर है एकलिंग जी का, सुना हो आपने, तो एकलिंग जी के मंदिर के पास में एक छोटा सा गांव है नागदा। तो नागदा में वो आके रहने लगे उनकी पुरोहितन के साथ, क्योंकि उस जमाने में सती प्रथा थी। उनकी माँ जो कमलावती करके थी, तो वो पति महेंद्रदित्य के साथ सती हो गई। तो फिर उनकी पुरोहितन देखभाल करके यहाँ लेके आई, और यहाँ पे बाप्पादित्य बड़े हुए तो यहाँ पे गाय चराने का काम करते थे। तो उनमें से एक झुंड से गाय निकल के जंगल में ऋषि थे जो एकलिंग जी के पास में, जो जिनका नाम था हरित ऋषि।
अच्छा। हरित ऋषि के आश्रम में उनमें से झुंड से एक गाय जाके वहां दूध देती थी, दुहा करती थी। और बप्पा रावल जो हमेशा उनको डांट मिलती थी कि इस गाय का दूध कहा जाता है, आप पी जाते हैं। तो एक दिन उस गाय के पीछे गए, जाके देखा तो वो ऋषि के आश्रम में जाके दूध दे रही है। तो बप्पा रावल ने ऋषि को कहा कि मेरे हिस्से का जो दूध आता है मैं आपको ला के दूंगा। और बप्पा रावल जो थे वो हमेशा उन ऋषि की सेवा करते थे। अच्छा। तो ऋषि जो थे वो हमेशा बप्पा रावल की सेवा से खुश रहते थे। तो जब ऋषि का अंतिम समय आया तो बप्पा रावल को ऋषि ने कहा कि कल थोड़ा जल्दी आना, हम आपको आशीर्वाद में कुछ देना चाहते हैं। तो बप्पा रावल दूसरे दिन गए, उनको थोड़ा दूध मिलने में देरी हो गई तो थोड़ा देरी से पहुंचे। तो ऐसा मानते हैं कि उस समय जो ऋषि थे वो विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से होते हुए स्वर्ग में जा रहे थे। अच्छा। तो ऋषि ने जब बप्पा रावल को नीचे देखा तो आशीर्वाद के रूप में अपना मुंह का पान दिया। तो उस समय बप्पा रावल ने घृणा करके अपना चेहरा पीछे किया और वो पान पैर पे गिरा। तो ऋषि ने भविष्यवाणी किया कि ये पान अगर आपके मुंह में गिरता तो आप कभी मरते नहीं, अमर होते, लेकिन पैर पे गिरा। तो ऋषि ने ऐसा आशीर्वाद दिया बप्पा रावल को कि जहां तक आपके पैर जाएंगे वहां तक आपका एक छत्र राज्य रहेगा। तो बप्पा रावल ऋषि के वरदान के बाद में यहाँ चित्तौड़ पे आए। और उस समय यहाँ का जो राजा था ना मौर्य वंश का, जिसका नाम था मान मौर्य, जिसको मानमल मौर्य भी कहते हैं, तो उसकी सेना में वो सेनापति आके बने बप्पा रावल। और उस समय जो भारत में सबसे पहला हमलावर था मुस्लिम, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध को जीत करके अफगानिस्तान से भारत में हमला करने का योजना बना रहा था, प्लान। तो उस समय यहाँ पे जो बप्पादित्य सेनापति के पद पे थे, तो सेना को तैयार करके अफगानिस्तान के मैदान में जाके उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध लड़ा और उनको हरा करके भारत आने से रोक दिया। तो उनके सेनापति के पद से यहाँ के राजा मानमल खुश हुए और मान मौर्य राजा के कोई संतान नहीं हुई। अच्छा। और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मानमल मौर्य की जो बहन थी, जिन्हीं की शादी उन्होंने ईडर में कराई, तो उन्हीं की ये संतान बप्पा रावल थी। तो ऐसा मानते हैं कि सबकी सहमति से, हाँ, उस समय सबके सहमति से चित्तौड़ के राजा जो ना बप्पादित्य को बनाया। अच्छा। वो राजा बने ना यहाँ के किले के 734 एडी में। 734 एडी से लेके 1568 एडी तक उन्हीं के वंश ने यहाँ पे रूल किया। वो जो सारे राजपूत थे ना, बप्पा रावल के जो वंशज थे, वो अपने आप को राम के संतान मानते थे, सूर्य के उपासक थे। अच्छा। जो बप्पा रावल आए थे वो अपने आप को राम से जोड़ते थे कि हम राम की संतान है। तो इसी वजह से इस किले पे जो है ना करीबन 8वीं से 16वीं शताब्दी तक एक ही वंश के अधिकार में एक किला रहा। एक ही वंश। हाँ, क्योंकि 10वीं 11वीं शताब्दी यहाँ के जितने भी राजा हुए तो वो रावल लगाते थे, बप्पा रावल, रावल रतन सिंह, रावल खुमान। पर ये सिंह शब्द है ना, ये 10वीं 11वीं शताब्दी में आया, उससे पहले सिंह शब्द नहीं था। अच्छा। तो फिर ये नाम के पीछे सिंह लगाने लगे, जिसमें राणा प्रताप सिंह, कुंभा सिंह, उदय सिंह। तो कहने का मतलब राणा प्रताप जो हुए ये इन्हीं के बप्पा रावल के वंशज है, डेसेंडेंट। अच्छा। और एक ही वंश के अधिकार में रहा। और उस समय राजस्थान के मुख्य 2 भाग थे, मेवाड़ और मारवाड़। तो जानते हैं ये मेवाड़ का मतलब होता है चित्तौड़ से इधर माउंट आबू से पहले इधर में जो है ना रतलाम मध्य प्रदेश में, वो रतलाम इस राज्य में आता था, मेवाड़ में। उसके आगे फिर मालवा कहते थे। हाँ, मालवा लगे। हाँ, मालवा। और ये इधर में जो है ना कोटा, बूंदी, और इधर में अजमेर से पहले। तो ये कहने का मतलब राजस्थान का जितना भी ग्रीन एरिया है और माउंटेन जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये मेवाड़ कहलाता था। अच्छा। और जो राजस्थान का डेजर्ट है जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, तो वो मारवाड़ के नाम से था, ये मेवाड़। और चित्तौड़ जो मेवाड़ की राजधानी थी। और ऐसा मानते हैं कि बप्पा रावल जो राजा थे 734 में, तो 734 में मेवाड़ की सीमाएं चित्तौड़ से लेकर काबुल, कंधार, ईरान, खुरासान तक लगती थी। मतलब उस जमाने में हिंदू, सूर्य, सम्राट, गुरु, राजगुरु, ऐसे जो बड़े बड़े उपाधियां जो चलती थी उस जमाने में, वो यहाँ के राजा बप्पा रावल को मिली हुई थी। उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। उस समय सीमाएं काबुल, कंधार, ईरान तक लगती थी। और पाकिस्तान में जो रावलपिंडी शहर है, यहाँ के राजा बप्पा रावल ने वो शहर बसाया, उन्हीं के नाम से वो रावलपिंडी कहते हैं। और बप्पा रावल जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध में हराया था अफगानिस्तान के मैदान में, तो वापस आते समय हर जगह पे अपनी चौकियां बनाते आए। इसी वजह से कहते हैं कि भारत में 10वीं 11वीं शताब्दी तक भारत पर कोई बाहरी हमला नहीं हुआ, फिर बाद में हमले होने लगे। तो जहां से आए वो अफगानिस्तान के मैदान पे, तो आते समय हर जगह पे अपनी चौकियां बनाते आए। तो इसी वजह से हमले नहीं हुए 10वीं 11वीं शताब्दी में। और बाद में ये मोहम्मद गोरी, गजनी, ये हमले हुए जिन्होंने सोमनाथ को लूटा। और उस जमाने में अरब के देशों में जो मनुष्यों की मंडियां लगती थी, जिसमें आदमी को खरीदते थे। अपने भारत में भी ये प्राचीन परंपराएं थी जिसमें राजा हरिश्चंद्र बिके। तो ऐसे उस जमाने में अरब के देशों में भी जो मनुष्यों की मंडियां लगती थी, उनमें वो गुलाम को खरीदते थे, मोहम्मद गोरी, गजनी। तो उनको गुलाम को खरीदने के बाद उसको योग्य बनाते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे। और कभी समय आने पे अपनी संतान योग्य नहीं राजा के, तो गुलाम को उत्तराधिकारी घोषित करते थे। अच्छा। तो ऐसे उस जमाने में जो मोहम्मद गोरी, गजनी आए, इन्होंने भारत को लूटा। और उसके बाद इनके जो दास थे, गुलाम, जिनको छोड़ के गए, जिन्होंने कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, तो ये ऐसे गुलाम मीनार का तो ऐसा बोलते हैं ना, उसमें कुछ वो चीन ने अपने हिंदू समाज। हाँ, वो सारे वो वैसे कुतुब मीनार जो है वो 27 नक्षत्रों के मंदिर थे आसपास। और वो स्तंभ जो है वो विष्णु स्तंभ, जो विष्णु के नक्षत्रों के स्वामी है। लेकिन ये हमले में तोड़ के इन्होंने नाम चेंज किया। हमारे लोगों ने
जैसे आप देख रहे हो ना, ये डोम बने हैं, हाँ, नीचे जो डोम बना ना, हाँ, तो डोम जो है ये हमारे डोम तो हम बनाते थे, हाँ। और डोम के बाद जैसे ये ऊपर देखते ना, वो कमल की पंखुड़ियां बनी जैसे, क्योंकि हमारे देवी देवता कमल के फूल पे बैठते हैं, कमल तो हमारे कमल की आकृतियों को वो गिरा देते थे और डोम रह गए, तो हमारे लोग कहने लगे कि ये मुगलों ने बनाया, जबकि उन्होंने तो अच्छा, कमल की आकृति तोड़ के डोम रहने दिया। अच्छा तो अच्छा। ऐसे, तो उस जमाने में इस किले पे जो करीबन 8वीं से 16वीं शताब्दी तक एक ही वंश के अधिकार में रहा, और उस जमाने में जो है ये चित्तौड़ जो है मेवाड़ की राजधानी थी, और जब ये राजधानी रही तो इस किले पे करीबन 27 बार हमले हुए। अच्छा 27 हमलों में 3 बड़े हमले हुए, 3 बार यहाँ के राजपूत राजा जो थे वो युद्ध हार गए, तो 3 बार यहाँ की महिलाओं ने जोहर किया। 3 बार ना? हाँ, हमले 27 हुए, लेकिन 3 हमलों हाँ, में 3 बार हारे राजपूत थे। हार गए, तो 3 बार जो हारने की स्थिति में महिलाएं जोहर करती थी। जोहर में जानते हैं यहाँ पे 2 शब्द है, सती और जोहर। सती का मतलब तो उस जमाने में परंपरा थी कि पति चाहे युद्ध में मरे, चाहे बीमारी से उसकी पत्नी उसको साथ में जिंदा गोद में लेके जलती थी, जिसको कहते सतीदाह। जो अंग्रेजों के समय राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक थे, जिन्होंने उस प्रथा को विरोध करके कानून बना करके बंद कराया। सही। और जोहर का मतलब होता है कि जब यहाँ के राजपूत देख लेते हैं कि जिसने हमला किया उससे लड़ते हुए कई दिन हो गए, और देख लिया कि अब जो हमारे किले में सेना कम रह गई है, दुश्मन के पास सेना अभी भी ज्यादा है, तो देख लिया कि अगर हम अगले दिन युद्ध में गए तो जिंदा नहीं आएंगे, तो उस स्थिति में जो महिलाएं होती थी वो एक ये व्रत लेती थी, इसको धार्मिक अनुष्ठान बनाते थे। तो महिलाएं जोहर का व्रत लेकर के सबसे पहले उस व्रत में महिलाएं पानी के कुंड में नहा करके शरीर की शुद्धि करके फिर श्रृंगार करती थी। जैसे दुल्हन तैयार होती वैसे वो महिलाएं सज धज करके तैयार होती थी। फिर उस जमाने में ब्राह्मण होते थे, पुरोहित, वो उनको, क्योंकि अफीम की जानते ना, अफीम जानता हूँ। अफीम की पैदावार आज भी और उस जमाने में इस एरिया में बहुत होती, तो उस समय खुला था, अभी तो गवर्नमेंट की देखरेख में होता है, तो उस समय खुला था, तो उस समय को धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित करते थे, उसका लिक्विड बनाते थे पंडित पुरोहित। लिक्विड बनाने के बाद में चरणामत के रूप में महिलाओं को देते थे, तो वेद मंत्र को उच्चारण करने के साथ साथ, तो जैसे जैसे महिलाओं को नशा होता था, और उस समय अग्नि का बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, जिसमें चंदन की लकड़ियां हैं, घी है, तेल है, कपास है, नारियल के छिलके हैं, ऐसी चीजों को जमा करके आग लगा करके उनमें जो है ना महिलाएं, जैसे जैसे उनको नशा होता था, और उस समय हर समाज के लोग भागीदार बनते थे उस समय, तो कोई ढोल बजा रहे, कोई नंगाड़े बजा रहे, कोई हर हरा महादेव के नारा लगा रहे, ऐसा एक माहौल क्रिएट करके उनमें महिलाएं एक के बाद एक आग में कूद करके अपने सतीत्व सम्मान की रक्षा करती थी, जिसको इतिहास में जोहर की संज्ञा दी। और ये जो परिभाषा है जो बंगाल के अविनाश टैगोर ने लिखी है। अच्छा जी, जो महिलाएं हैं वो जोहर करती थी, और पुरुष जो है ना वो केसरा करते थे। केसरा जिसको शाका भी कहते हैं, अगर उसके बारे में सुना हो तो उसमें जोहर होने के बाद जो पुरुष वर्ग बचा है वो दूसरे दिन पानी के कुंड में नहा करके फिर दूसरे दिन सिर पे केसरा पगड़ी बनाते थे। उस पगड़ी में तुलसी होती है ना, उसकी मंजरी, उसको रखते थे। सालग्राम की मूर्ति होती है ना छोटी, जिसको गले में पहन करके फिर अफीम के कटोरे भर के पी के और फिर तुलसी पत्र को मुख में रख करके वो युद्ध के लिए जाते थे, और वो निश्चय करके जाते थे कि अब जिंदा आना नहीं युद्ध से, मरना और मारना। जो आखिरी युद्ध होता था ना, जिसमें उसको कहते हैं केसरिया, जिसको शाका भी कहते हैं। तो उस केसरिया में कई ऐसे योद्धा भी होते हैं जिनकी युद्ध में लड़ने के दौरान गर्दन कट गई है, फिर भी उनके हाथों से तलवार चलती रहती थी। ऐसे जो योद्धा है ना, जिनके लिए शब्द जो है जुजार, तो आज भी सामान्य जनता उनको जुजार बाबूजी के नाम से पूछती है। तो ऐसे कई योद्धा इस किले में हुए हैं, तो ऐसे योद्धाओं के लिए जुजार जी बाबूजी के नाम से उनको आज भी पूछते हैं सामान्य लोग। और इस किले पे जो हमले तो 27 हुए, लेकिन 3 बड़े हमले में सबसे बड़ा जो हमला करने वाला, पहला हमला करने वाला जो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था, उस समय यहाँ के मेवाड़ के राजा रतन सिंह की जो सुंदर रानी पद्मिनी के बारे में जो 1540 में एक राइटर हुआ मुस्लिम, जिसने एक काव्य लिखा। उस काव्य के अनुसार कहते हैं कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जो पानी पीती थी वो पानी गले से दिखता था उतरता हुआ। अच्छा। तो उसकी सुंदरता की चर्चा को खिलजी ने सुना, तो सुंदरता की चर्चा को सुन के खिलजी ने पद्मिनी के लिए, उसने सोचा कि मेरे पास इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत है, इतना बड़ा साम्राज्य है, और मेवाड़ ऐसा छोटा सा राज्य, उसमें ऐसी खूबसूरत रानी है, तो उसने पद्मिनी के लिए 2 बार हमला किया। फर्स्ट टाइम पे राजपूतों से हार के चला गया। अच्छा। उसका फर्स्ट टाइम का जो डिटेल का कहानी वो आगे समझाएंगे। और जब 1303 में उस समय हार के चला गया, और 3 साल बाद 1303 में बहुत बड़ी सेना लेके चित्तौड़ पर दोबारा हमला किया। उस समय यहाँ के राजा रतन सिंह ने उससे खुला युद्ध किया। 16 दिन तक युद्ध हुआ। और जब 17 दिन किले के अंदर सेना कमरे की हारने की स्थिति स्पष्ट हो गई, तो उस समय पद्मिनी ने जोहर व्रत लिया, और पद्मिनी के साथ उस समय 1303 में 16,000 महिलाओं ने पहला जोहर किया। 16,000। उसके बाद जो राजपूत बचे वो केसरिया करने के लिए लड़ाई में गए, और लड़ाई करते हुए केसरिया में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। जब खिलजी जीत के किले में आया, आने के बाद में देखा कि चारों तरफ अग्नि है, राख के ढेर है, कुछ मिला नहीं, तो गुस्से में आके यहाँ के जितने भी मंदिर महल मूर्तियां उन सबको तुड़वाने का 6 महीने तक अभियान चलाया। उसकी सेना को आदेश दिया, और उसके आदेश पे उसकी सेना ने 6 महीने तक तोड़फोड़ के कार्य किए। क्योंकि इस किले में जो मैंने बताया ना, जो कहावत है गढ़ में गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ है, तो इस किले में 8वीं से 16वीं शताब्दी जितने भी राजाओं ने राज्य किया ना, तो 113 तो मंदिर थे इस किले में, थे 113 मंदिर, और ऐसे 8 महल, और 65,000 लोग रहते थे, और 84
पानी के कुंड तालाब इस किले में, तो पानी की व्यवस्था यहाँ पे पर्याप्त थी। और उस जमाने में खेती, किले का कमजोर पॉइंट ये था कि खेती अंदर नहीं होती, खेती के लिए लोग नीचे जाते थे। दुश्मन जब भी आते थे किले को घेर के रखते थे कई कई महीनों तक, तो फिर यहाँ के जितने भी खत्म हो जाते। और यहाँ के राजपूतों ने कभी समझौता नहीं किया, हमेशा उनसे युद्ध लड़े। तो यहाँ का जो वंशज है वो किला सिसोदिया, सूर्यवंशी सिसोदिया का जो मेन होता है, अर्थ होता है वो ये होता है कि सिर दिया लेकिन सिर झुकाया नहीं, वो सिसोदिया। और महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र में जो मराठा कहलाते हैं, मराठा का सही शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मरहटा, जो मरने के बाद हटता है वो मराठा। अच्छा। तो दोनों ग्रेट डायनेस्टी हिंदुस्तान में हुई जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हैं, जिनको आज भी इधर में महाराणा प्रताप और उधर में शिवाजी दोनों को याद करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि शिवाजी और महाराणा प्रताप दोनों भाई है, क्योंकि इधर के जो राणा रतन सिंह जो खिलजी से, राणा रतन सिंह के जो सेकंड लड़के थे, बड़ा लड़का था हरि सिंह और छोटा था हरि सिंह से छोटा अजय सिंह। वो अजय सिंह खिलजी से की सेना से लड़ते हुए घायल अवस्था में, घायल होकर के उधर चला गया महाराष्ट्र की तरफ। उन्हीं के वंश में ये बाद में चल के शिवाजी आए। कि कौन था जो लड़के थे, इनके पिता कौन थे? राणा रतन सिंह। अच्छा, जो पद्मिनी के पति थे। अच्छा, तो पद्मिनी के कोई संतान नहीं थी, लेकिन दूसरे रानियों के, क्योंकि उस जमाने में एक राजा कई रानियां रखते थे, कई पत्नियां, तो दूसरे रानियों की जो संतानें थी ना, जिनके जो राणा रतन सिंह के बड़े लड़के हरि सिंह का छोटा भाई अजय सिंह, उन्हीं के वंश में शिवाजी हुए। और उनसे पहले एक वंश गया कुंभकर्ण नाम का, जिन्होंने नेपाल में गोरखा राज्य स्थापित किया। तो जो जितने भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हैं वो सारे यहाँ से निकले हुए। तो उस जमाने में कहते हैं कि जब खिलजी तोड़फोड़ करके खिलजी ने, जो खिलजी का लड़का था खिजर खां, उसको यहाँ का राज्यपाल सूबेदार बना करके अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से चला गया दिल्ली। अच्छा। तो 10 साल तक उसके लड़के खिजर खां ने यहाँ पे शासन किया। अच्छा। उस समय इसको खिजर खां के नाम से खिजराबाद भी कहते थे। और उस समय जो है खिजर खां का 10 वर्ष में स्वास्थ्य खराब हो गया यहाँ पे, तो ये किला मालवा के, पहले मध्य प्रदेश को मालवा कहते थे, तो मालवा के राजा मालदेव थे जिनको ये किला सौंप करके खिजर खां भी चला गया। तो उस समय जो राणा रतन सिंह के जो लड़के थे हमीर, जिनका ननियाल में थे वो, और छोटे थे युद्ध के समय, तो उन्होंने बड़े होकर के बिखरे राजपूतों को तैयार करके इस किले को वापस लड़ाई में करके मालदेव से किला अपने अधिकार में लिया। किसने लिया? हमीर ने। हमीर, राणा रतन सिंह का ग्रैंडसन। अच्छा। लड़के का लड़का। और हमीर के बाद में इधर में वापस दूसरी बार शुरुआत हुई एक ही वंश की, सूर्यवंश राजाओं की। उसके बाद सेकंड अटैक जो है ना गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया 1536 में। तो उस समय यहाँ के जो महारानी थी कर्णावती जो राणा प्रताप की दादी थी। नाम सुना कर्णावती? राणा सांगा, जिनका वीरता में नाम था, जो राणा प्रताप के दादा थे ना, जिनकी पत्नी थी कर्णावती। तो कर्णावती को राज्यकर्ता देख के गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1536 से पहले हमला किया, तो कर्णावती ने उसको यहाँ से धन देकर के विदा कर दिया। तो उसका लालच बढ़ने से 1536 में दोबारा सेना लेके आया, हमला लेके। तो उस समय कर्णावती ने अपनी मदद के लिए राखी का धागा भिजवाया उत्तर भारत में राजपूत राजा के लिए। लेकिन वो राखी लेके जो संदेशवाहक कहीं पे भी गया राजपूत राजा के पास, तो कोई भी राजपूत राजा मदद के लिए आने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो वो अंत में जो है ना हुमायूं के दरबार दिल्ली में गया। अच्छा। और हुमायूं जो राखी का अर्थ समझ के मदद के लिए आने के लिए तैयार हुआ, तो हुमायूं जब रास्ते में आ रहा था और ये पता जब गुजरात के शासक बहादुर शाह को लगा कि हुमायूं जो है हमारे बीच में आ रहा है, तो बहादुर शाह ने एक संदेशवाहक पत्र लेके हुमायूं के पास भिजवाया। उस पत्र में लिखा कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, अगर आप बीच में आएंगे तो खुदा को क्या जवाब दोगे। तो इस वजह से हुमायूं जो है आने में एक दिन का देरी किया, जानबूझकर रास्ते में रुक गया। तो इस वजह से कर्णावती ने सोचा कि वो मदद के लिए आएगा नहीं। तो कर्णावती ने 1536 में 13,000 महिलाओं के साथ में दूसरा जोड़ कर्णावती का हुआ। अच्छा। उसके बाद जो है हुमायूं आया और वो भी लूटपाट करके चला गया। और कर्णावती ने जोहर किया, तो जोहर से पहले उनके जो छोटे लड़के थे ना उदय सिंह और विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य जो उदय सिंह के बड़े थे, तो उदय सिंह के बड़े भाई जिनको भिजवा दिया बूंदी उनका ननियाल था। अच्छा। कोटा बूंदी। तो बूंदी से वो विक्रमादित्य वापस यहाँ के राजा बने। और जो छोटे उदय सिंह थे जिनको सौंप दिया पन्ना राय को, और कर्णावती ने जोहर कर लिया। तो उस समय विक्रमादित्य हुमायूं के जाने के बाद मेवाड़ के वापस राजा बने। और हुमायूं के जो है उसके बाद तीसरा हमला जो है ना 1568 में अकबर ने किया। अकबर के हमले के समय यहाँ के जो राजा थे उदय सिंह राणा प्रताप के पिता, तो उदय सिंह के उस समय सेनापति जिनके नाम थे जयमल पत्ता करके, जो 14 और 16 साल के, जिन्होंने अपने राजा उदय सिंह को ये सजेशन दिया कि चित्तौड़ छोड़ करके आप चले जाओ, क्योंकि अगर राजा युद्ध में मारा गया, ये राजा को दुश्मन ने बंदी बना लिया, तो दोबारा हम किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ेंगे। तो इस वजह से उदय सिंह ने चित्तौड़ से राजधानी हटा करके अपनी राजधानी जो है ना यहाँ से उदयपुर शिफ्ट की। अच्छा। हाँ, उदय सिंह के नाम से उदयपुर बना। और उस समय राणा प्रताप जो थे उनकी आयु कम थी। वो राणा प्रताप की स्वयं की इच्छा थी कि मैं यहाँ रह करके अकबर की सेना के साथ जो है ना युद्ध लड़ूं।
लेकिन उनके पिता उदय सिंह ने ये राणा प्रताप को दायित्व दिया कि यहाँ से जो 65,000 लोग रहते थे उस जमाने में, तो काफी सारी जनता राजधानी बदलने से उदयपुर गई, तो ये दायित्व उदय सिंह ने राणा प्रताप को दिया कि जो सारी जनता जा रही है उदयपुर, जिस जनता का रास्ते में जो सारी खाने पीने की सुविधाएं व्यवस्थाएं वो आपको देखनी है। तो इस वजह से राणा प्रताप भी चित्तौड़ छोड़ के चले गए। और उस समय जयमल पत्ता, साईदास, कल्ला, 4 सेनापति, जिनमें जयमल पत्ता जो 14 और 16 साल के, जिन्होंने अकबर की सेना के साथ वीरता से युद्ध लड़ा। जब हारने की स्थिति स्पष्ट हो गई तो जयमल जो सेनापति थे, जिनकी पत्नी फूल कंवर, उसके नेतृत्व में 8,000 महिलाओं ने तीसरा जोहर किया। फुल कवर जो सेनापति की पत्नी थी, तो उसके नेतृत्व में तीसरा जोहर हुआ और 3 बड़े हमले और 3 बड़े जोहर हुए। तो जब तीनों बार दुश्मन आए, कुछ मिला नहीं, तो तीनों बार एक किला विध्वंस किया गया। तो चित्तौड़गढ़ में देखने के लिए खंडर है, सुनने के लिए इतिहास है। तो उसके बाद जब राणा प्रताप को उदयपुर में समाचार मिला कि हम अकबर से किला हार गए मुगलों से, तो राणा प्रताप ने उदयपुर में जो फतेह सागर के लेक की पाल पे सबका उस समय हिंदू रीति से पिंडदान दिया। पिंडदान देकर के राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं चित्तौड़ किला वापस मुगलों से आजाद नहीं करवा लेता हूँ, तब तक मैं सोने चांदी के थाल में खाना नहीं खाऊंगा, गद्दों पर नहीं सोकर के घास फूस सोएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा प्रताप ने ली चित्तौड़ के किले के लिए। और उस समय जो आप जानते हैं, गाड़ी लोहार लोग जो बैलगाड़ियों में रहते हैं, लोहा पीटने का काम करते हैं, उनके जो पूर्वज जो राजाओं के समय तलवार बनाते थे, अभी जो है ना उनकी पीढ़ियां जो चल रही है, वो जो बैलगाड़ी में रहते हैं, अपने खेती के औजार बना के अपनी जीविका चलाते हैं, उनके पूर्वजों ने भी उस समय राणा प्रताप जो के साथ प्रतिज्ञा ली कि जब तक चित्तौड़ किला राणा प्रताप मुगलों से आजाद नहीं करवा लेते, तब तक हम घर बना के नहीं रहेंगे एक जगह पे, और कुएं से खींचने के लिए रस्सी नहीं रखेंगे, अपनी मूंछों पे ताव नहीं देंगे। तो बहुत सी प्रतिज्ञा उनके गाड़ी लोहारों के पूर्वजों ने ली। और बाद में राणा प्रताप बड़े होकर के राणा प्रताप ने गुरीला वॉर किया। गुरीला वॉर जानते हैं? गुरीला वॉर जब अकबर सेना लेके आते तो जंगलों में छिप जाते, और रात में अंधेरा हुआ तो अंधेरों में लाभ लेकर के रात में उनकी चौकियों पे धावा बोल के उनको मार करके भगा करके ऐसे पूरे मेवाड़ में 84 किले हैं। अच्छा, महाराणा प्रताप ने भी गुरिल्ला वार किया? हाँ, उन्होंने शुरुआत किया, शिवाजी बाद में तो महाराणा प्रताप ने गुरीला वॉर करके मेवाड़ में 84 किले, 84 किले जीते। नहीं 82 किले जीत लिए, 2 किलो को छोड़ के। एक तो चित्तौड़गढ़ और एक भीलवाड़ा जिले में जाता है तो मांडलगढ़ का किला है। तो ये मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा जिले में आता है। हाँ, तो ये 2 किले नहीं ले पाए थे। और 1597 में राणा प्रताप के बारे में कहते हैं कि जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेलते समय धनुष की जो प्रतिज्ञा खींच रहे थे, तो धनुष की डोरी टूटने से प्रतिज्ञा टूट करके उनके आंख में घाव हो गया, जिससे उनकी 1597 में अवसाद रोग से मृत्यु हो गई। तो फिर बाद में अमर सिंह जो गद्दी पे बैठे राणा प्रताप के लड़के, और उधर से जो अकबर का लड़का था ना जहांगीर, दोनों ने भी इन किलों के लिए लगातार युद्ध किए। लेकिन लगातार युद्ध होने से जहाँ ब्लड गिरता वो भूमि बंजर हो जाती है, अनाज नहीं होता उस जगह। तो इस वजह से अमर सिंह के ऊपर यहाँ के मंत्रिमंडल ने दबाव बनाया कि आप भी इनसे समझौता करिए। तो उस समय अमर सिंह ने 1616 में एक संधि का प्रस्ताव जहांगीर के पास भिजवाया। जहांगीर ने 1616 में संधि के तहत चित्तौड़ किला दिया, लेकिन उन्होंने उस समय शर्त रखा जहांगीर ने कि ये किला, राजपूतों को कहा कि ये किला तो दे रहे हैं, लेकिन इस किले में आप कोई नए निर्माण नहीं कराएंगे, कोई रिपेयरिंग के काम नहीं करवाएंगे। तो ऐसे कंडीशन उधर से रखी। इधर से अमर सिंह ने कंडीशन रखी कि जैसे दूसरे राजपूत आपसे विवाह के संबंध बनाते हैं, ऐसे हमारे मेवाड़ से कोई विवाह संबंध आपसे नहीं बनाएंगे। और उस जमाने में जो भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता तो उसको स्वयं को मुगल दरबार में जाके हाजिरी देनी पड़ती थी कुछ सेना की संख्या को लेकर। तो यहाँ के राजाओं को छूट थी, मेवाड़ के राजाओं को ये कहा गया कि यहाँ के राजा नहीं आएंगे, अपने कुंवर अपने अपने लड़के को भी हाजिरी के लिए भेज सकते हैं। तो ये कहने का मतलब सम्मानजनक संधि में चित्तौड़ किला राजपूतों को दिया। तो बाद में हुए मेवाड़ के राजा अमर सिंह के बाद राज सिंह, और राज सिंह जी के बाद हुए जय सिंह। तो महाराणा जय सिंह ने जो है संधि की शर्त को तोड़ दिया और यहाँ पर रिपेयरिंग के काम करवाने शुरू कराए। तो उस समय मुगलों में औरंगजेब था। औरंगजेब को जब पता लगा कि मेवाड़ में संधि तोड़ दी है, तो औरंगजेब ने शर्त तोड़ने के एवज में चित्तौड़ पर हमला करके सारा तोड़फोड़ किया। औरंगजेब के बाद में ऐसा कोई मुगलों में पावर वाला शासक नहीं रहा, वही था बस। हाँ, उसके बाद मुगलों के पतन के बाद अंग्रेज आ गए भारत में। अंग्रेज आए व्यापार के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने जो भारत पर साम्राज्य स्थापित किया वो इस वजह से कि जो इन बाबर के साथ आए थे अफगानिस्तान से जो पठान, इन पठानों को क्या मुगल दरबारों में नौकरियां नहीं मिला, काम नहीं मिला। तो ये पैसों के लिए पिंडारी गुट बना लिया। पिंडारी जो बोलते हैं ना हम, पिंडारी गुट बना के इन्होंने पैसों के लिए लड़ते थे, जो पैसा देते थे उनके लिए लड़ते थे। तो ऐसे अंग्रेजों ने इनको पैसा देकर के एक दूसरे से लड़ा करके भारत पर अपना एक तरह से साम्राज्य स्थापित किया। और उस समय यहाँ के जो राजा थे मेवाड़ के, उनकी राजाओं की केवल अंग्रेजों से दोस्ती थी, यहाँ पे कोई उनका हस्तक्षेप नहीं था। तो उस समय राजाओं ने जो है मुगलों के पतन के बाद और जो है यहाँ पे रिपेयरिंग के काम करवाए, वो अभी हम देखने जा रहे हैं।
अच्छा। तो ये जो महल है ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। इसको बप्पा रावल ने बनाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हमले में टूट गए ना, तो बाद में राणा कुंभा हुए। राणा कुंभा जो मेवाड़ के प्रतापी राजा, जिन्होंने 1433 एडी में इस पैलेस को दोबारा रिनोवेट किया, तो उनके नाम से अभी जो है ना इसको कुंभा महल कहा जाता है। कुंभा महल। कुंभा के नाम से, क्योंकि कुंभा ने बहुत से परिवर्तन कराए और इसको रीबिल्ड किया 1433 में। अच्छा। बाकी ये ओरिजिनल बप्पा रावल का बनाया हुआ। बना कब था? 10वीं शताब्दी में? 8वीं शताब्दी 734 में जब बप्पा रावल राजा बने, तो उस समय ये महल बनाया गया 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में। आइए अब हम थोड़ा घूमते हुए देखेंगे। चलिए। इसी वजह से ये पीछे का भाग था, तो महल पीछे बनाया, ताकि उस जमाने में राजपूतों का ये सोचना था कि दुश्मन की सेना कभी किले को जीत करके यहाँ तक आ गई तो महलों तक आने में समय लगे, इसलिए महल पीछे बनाया। और ये बना है जिसको त्रिपोल कहते हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म में 3 बड़े देवता मानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं के नाम से इसका नाम है त्रिपोल। त्रि मतलब 3 और पोल का मतलब एंट्रेंस, एक तरह से दरवाजा। अच्छा, ये है दरवाजा त्रिपोल। ये महलों का सेकंड एंट्रेंस है। इसका मेन एंट्रेंस जो बड़ी पोल के नाम से, जो अभी हम आगे जाएंगे बाइक से तो देखेंगे। और इसके गेट के राइट साइड में जो बड़ा गुम्बद बना ना, डोम, ये वाला, हाँ, जो ग्रीन वाला डोर दिख रहा है, तो ये जो है ना राजा का एक तरह से उस समय जो गेंडा हाथी होता था ना, जो रेनोसरस कहते हैं अंग्रेजी में, उसको बांधते थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, गेंडा ठाण कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। गेंडा ठाण, ठाण मतलब जगह। तो ये उस समय जो रेनोसरस हाथी रखने का जगह है, और वो हाथी का कोई युद्ध में भाग नहीं था, कोई उपयोग नहीं थे, लेकिन राजा की हॉबी थी, शौक से पालते। और ये नीचे जो गार्डन बना दिए, जो उस जमाने में दीवाने आम के नाम से जो कहते हैं ना, लोकल लोग, जो सामान्य जनता बैठती थी। और ये नीचे जो चबूतरा बना प्लेटफॉर्म, वहाँ पे वीआईपी लोग बैठते थे, मंत्री वगैरह। और ये लेफ्ट साइड में झरोखे बने जहाँ पे राजा और रानी। अच्छा। तो ये उस जमाने में एक तरह से कोर्ट था, ऑडियंस हॉल, जो कोई भी कंप्लेन करने वाले नीचे खड़े रह करके उनकी कंप्लेन को सुन करके एक तरह से जो न्याय। अच्छा, पूरा एक वो सभा जैसा होता था। हाँ, दरबार। अच्छा। और जहाँ हम खड़े हैं, ये उस समय का एक तरह से स्टेज है। बाहर से कोई आते थे ना प्रोग्राम नाच गान के, तो वो यहाँ होते थे। राजा जो है ना, अस्तबल के ऊपर जो बालकनी बना है, जहाँ बैठते थे, उनके दोनों तरफ जो छोटी छोटी खिड़कियाँ रखी है ना बालकनी के दोनों तरफ, तो वो रानियों के लिए पर्दा पड़ता थी ना, तो उस समय तो उनके लिए वो खिड़कियाँ रखी है। और ये एक तरह से स्टेज जो बाहर से आते थे प्रोग्राम, क्योंकि राज परिवार की महिलाएं कभी नाचती नहीं थी। वो पद्मिनी मूवी में दिखाया ना, वो सारा गलत दिखाया, इसलिए उस पर विवाद हुआ है। तो उस जमाने में इनके राजाओं के अगर परिवार में कोई मर भी गए, तो रोने वाले दूसरे आते थे, जैसे रुदाली। हाँ, रुदाली अभी भी आती है बहुत सी जगहों पे। हाँ, तो ऐसे इनको इसी वजह से वो संजय लीला बंसाली के साथ विरोध हुआ, मारा भी उसको। हाँ, पद्मिनी को नाचते हुए दिखाया। और पहले के जमाने में कपड़ा जो है ना, कमर नहीं दिखती थी, तो उसमें दीपिका पादुकोण जो पद्मिनी बनी, जिसको कमर से कपड़ा, तो फिर उसको ऐड किया, री ऐड करके नया, फिर एडिटिंग करी इसमें। और ये राइट साइड में जो बालकनी बना है, जिसको कहते हैं सूरज गोखड़ा, ये तो नई बनी लगी, ये अंग्रेजों के समय नया बनाया। पर वो जो है ना, उस जमाने में वो जो जगह है, जिसको सूर्य की पूजा करने का जगह है, मतलब जितने भी राजा हुए किले में, इधर सूर्य की पूजा करते थे वहां से। अच्छा। ये पूरब दिशा है, सूर्योदय पूरब से होता है। और उस जमाने में कभी जब यहाँ के राजपूत राजाओं को सूर्य के दर्शन नहीं हुए बरसात या बद्दल के कारण, तो उस समय सूर्य का मूर्ति रखते थे। उदयपुर देखा आपने सिटी पैलेस? हाँ, सिटी पैलेस में सूरज का वो बना रखा है, सोने का जो सूर्य का मूर्ति है, कहते हैं कि 51 किलो सोने का सूर्य का मूर्ति वो यहाँ रखा जाता था। जब कभी राजाओं को सूर्य के दर्शन नहीं हुए, तो सूर्य की मूर्ति की पूजा करके। और जो अभी हम आए हैं, वो घोड़े आने का रास्ता था, तो ये 7 घोड़े बांधते थे यहाँ सामने में। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, 7 घोड़े इस वजह से कि सूर्य के रथ में हिंदू धर्म के आधार पर हम सूर्य का रथ मानते हैं, जिसमें 7 घोड़े हैं, सप्ताह में 7 दिन है। और जो है ना, एक तरह से सप्त ऋषि हैं। तो रामायण में जो ये अपने आप को राम के संतान मानते थे, तो रामायण में 7 कांड है, अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, बाल कांड, तो ऐसे 7 कांड है। तो 7 अंकुश शुभ मान करके सूर्य के रथ के अनुसार 7 सफेद जो घोड़े होते थे, उनको महलों के अंदर यहाँ बांधते थे। हाँ, ये अस्तबल है। तो सूर्य की पूजा करने के बाद घोड़ों की पूजा होती थी। फिर ये राजपूत जो है ना, पानी पीते थे, या उनका रूटीन काम सारा बाद में होता था। पहले ये काम होता था, पहले ये अर्ली मॉर्निंग जो है ना, सूर्य की पूजा होती थी। और पूजा जब होती थी, पूजा के समय जो छतरी बना है, ये नौबत खाना है। नौबत खाना मतलब जहाँ पे पूजा के समय कुछ लोग ऊपर बैठ के नंगाड़े शहनाई बजाते थे। अच्छा। तो ये उस समय का एक तरह का म्यूजिशियन चैम्बर बने ना, नालियाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक एक पत्थर काट के, ताकि लीकेज नहीं हो। और पहले पर्दा प्रथा थी महिलाओं में, तो महल भी अलग अलग होते थे। राइट साइड में जो महल है, इनको जनाना महल कहते हैं। जनाना मतलब जहाँ पे रानियां महारानियां रहती थी। अच्छा। और ये लेफ्ट साइड में है ये मर्दाना मतलब जहाँ पे पुरुष रहते थे। और उस समय 3 मंजिल में कवर थे, सीढ़ी छत था जो हमले में टूट गया। अच्छा। और ये महलों के बेसमेंट है ना, जिनमें अन्न रखने की स्टोरेज थे। ये अन्नपूर्णा का मूर्ति लगा छोटा सा। अच्छा, ये क्या बना हुआ है? ये बेसमेंट जो है महलों के, जिनमें अन्न रखने के भंडार,
अनाज रखते थे। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा। ग्रेनरी है, मतलब ग्रेन जो अनाज रखते थे, और वो अन्नपूर्णा का मूर्ति जिनसे प्रतीत होते हैं। और इन महलों के जो बेसमेंट के आने जाने के जो रास्ते हैं वो महलों के बाहर की तरफ से, ये तो इधर से क्या गिर गए तो दिख रहे हैं। अच्छा हाँ, तो ये महलों में बेसमेंट पे, और ये मर्दाना महल है। ये भी ऊपर से कबर था, वो सीढ़ी था, छत था ना, टूट गया। क्योंकि जब राजपूत देख लेते कि हमारी महिलाएं जोर कर रही है, हमको आखिरी युद्ध लड़ने जाना है युद्ध की स्थिति में, तो उस समय कभी कभी किले में अनाज के स्टॉक कभी कभी बच भी गए, तो राजपूत उनको आग लगा करके खत्म कर देते थे। राजपूतों का सोचना था कि दुश्मन आएगा तो खाने को नहीं मिलेगा। सही है। दुश्मन जब जीत गया था, कुछ नहीं मिलता, तो सबसे पहले मंदिरों और मूर्तियों को तोड़वाते, क्योंकि मंदिर मूर्तियों को इस वजह से कुरान की जो आयतें हैं उनके अनुसार जो है ना वो बुत परस्ती को हराम मानता था। बुत मतलब मूर्ति परस्ती मतलब पूजा, तो इस वजह से सबसे पहले मंदिर और मूर्तियों को तोड़वाते। फिर उनके बाद इन महलों में बारूद भर के इन छतों को ब्लास्ट किया गया। उनका ये राजनीतिक सोच था, उनका ये मानना था कि हम तो इस जगह को लूटपाट करके जा रहे हैं, लेकिन इस किले में कोई नया शासक बनेगा तो उसके राज्य की जो इनकम होगी वो इन महलों को मरम्मत करने में चली जाएगी, सारी इनकम कमाई। अच्छा तो इस वजह से वो कमजोर रहेगा तो दोबारा कभी भी हमला करेंगे। तो इस वजह से महलों की छतों को बारूद भर के उड़ाया गया। अगर वो और ये पूरे महल जो है ना राजपूत स्थापत्य कला के, अच्छा राजपूत आर्किटेक्चर, तो राजपूत जो स्थापत्य कला है उसकी जो पहचान है, हर जगह जो बालकनी बने, बालकनी के नीचे जो सपोर्ट लगे जिनमें 4 पत्थर के टुकड़े हैं, अच्छा जिनको लोकल भाषा में टोडी कहते हैं। टोडी टोडी, इनसे पहचान होती है कि राजपूत स्थापत्य कला है। ये मुगलों का जैसे आगरा का किला है, उनमें ये आर्ट नहीं मिलता देखने के लिए, तो ये डिफरेंट है। तो आगरा का किला है, आगरा का तो किला नहीं, ताजमहल ही देखा है, किला है उधर पे। हाँ रेड फोर्ट है ना वो आगरा का लाल किला। और ये नीचे जो महल बने ना टूट गए, वो भी 3 मंजिल में कवर थे, जैसे वो आखिरी का दिख रहा है। तो वो नीचे जो महल है इनको कहते हैं कंवर पंदा के महल। कुंवर कहते हैं राजाओं के लड़कों को, राजकुमारों को। तो ये राजकुमारों के लिए जो है ना सेपरेट पार्ट था, और ये नीचे छोटा सा ग्राउंड है राइट साइड में, जहाँ पे उस जमाने में राजकुमारों को तलवार चलाना सिखाते थे, उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है एक तरह से। अच्छा और वो 4 सीढ़ी बना है नीचे राइट साइड पे, जिसके ठीक सामने जो ब्लैक कलर का स्पॉट है ना, जहाँ पे एरन, जिसको लोहे का बना ना, जिसको एरन कहते हैं, एरन मतलब जहाँ लोहा गर्म करके लोहा पीट के तलवार बनाते थे। कहाँ पे? वो जो सीढ़ी है ना, ये 4 सीढ़ी बनी है। उसके ठीक सामने जो छाया में दिख रहा है वो उभरा हुआ काला कलर। अच्छा वो काला सा, हाँ हाँ वो एरन है। एरन मतलब जहाँ पे उस जमाने में लोहा गर्म करके लोहा पीटते थे, मतलब हथौड़े से तलवारों का शेप देते थे। अच्छा समझ गए। और ये जो महल है ना नीचे, ये राजकुमारों के रहने के महल है। तो ये जो है कंवर पंदा के महल के नाम से कुंवर कहते राजाओं के लड़कों को। और पन्ना जो दाई थी ना, तो उदय सिंह जो बचाने के लिए पन्ना दाई का नाम सुना? हाँ दाई का, वो उसका लड़के को रख दिया था ना। हाँ। पन्ना दाई जो खिजी वंश की राजपूत थी, राजकुमारों की जो है ना देखभाल करती थी, समय पे अपना दूध भी पिलाती थी, उसको दाई माँ कहते हैं, नर्स थी एक तरह से। नर्स जैसे। तो उस समय पन्ना दाई जब उदय सिंह छोटे थे तो इन महलों में देखभाल करते थे। और उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य जो यहाँ के राजा बने थे ना, जो बूंदी से आके हुमायूं के जाने के बाद, तो विक्रमादित्य था वो शराबी था, विलासी था, शासन की योगी नहीं था, जिसने मीरा को मारने के लिए जहर दिया, सांप भेजा। तो वो हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था, शराबी था। तो एक दिन उसको मौका देकर के, उस समय जो एक बनवीर दासी पुत्र हुआ, बनवीर का नाम सुना हो तो, राणा सांगा जो इनके पिता थे, उदय सिंह के और विक्रमादित्य के जो पिता राणा सांगा, राणा सांगा के उस समय एक भाई थे ना जिनका नाम था पृथ्वीराज सिंह। पृथ्वीराज सिंह जो इनकी पासवान थी, पासवान जानते ना, पहले एक रखेल रखते थे ऐसे। अच्छा इनलीगल वाइफ। तो दासी से जो है ना, पृथ्वीराज सिंह की पासवान से लड़का हुआ, दासी से दासी पुत्र बनवीर वो इतना बलवान था कि एक दिन मौका देकर के यहाँ के राजा जो विक्रमादित्य थे, उनको एक दिन उनकी हत्या करके, उनको मार करके बनवीर दासी पुत्र मेवाड़ का राजा बन गया। अच्छा बनवीर बन गया। बनवीर राजा बनने के बाद उसने सोचा कि जो उदय सिंह छोटा है अभी, और जो राजा का लड़का है, क्यों ना अगर इसको मैं बचपने में अभी मार दूं तो यहाँ का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, राजा का कोई लड़का नहीं रहेगा, और पूरे मेवाड़ पे मेरा एक निष्कंटक राज्य रहेगा। सही है। तो इस नियत से वो तलवार लेकर के गया महलों में मारने के लिए उदय सिंह को। और पन्ना दाई को सूचना मिली कि बनवीर दासी पुत्र उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। तो पन्ना दाई ने उस समय राजघराने का अन्न खाया, उसका हक अदा करने के लिए उसका जो स्वयं का लड़का था चंदन, उदय सिंह दोनों एक उम्र के थे, तो कपड़े बदल करके उदय सिंह की जगह अपने बच्चे चंदन को रख दिया था। जब बनवीर तलवार लेकर के आया और पन्ना दाई से पूछा कि राजकुमार उदय सिंह कहाँ है, तो पन्ना दाई ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये सो रहा है। और उसकी आंखों के सामने बनवीर ने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन पन्ना दाई जो उस समय अपने मुंह से उप तक नहीं किया, तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस बलिदान दिया।
और फिर उदय सिंह को जो खाना खा के जूठी पत्तल डालते ना, उन पत्तलों के टोकरे में छुपाया। जूठी पत्तलों से उसको ढक करके जैसे पत्तल डालने जा रहे हैं ऐसे माध्यम से किले के बाहर ले जा करके कुंभलगढ़ ले गई। कुंभलगढ़ में उस समय एक जैन व्यापारी था ना, जिनके नाम थे आशा शाह देवपुरा, उनके घर में उदय सिंह को रख के पन्ना वापस यहाँ किले में आई। अच्छा। कि बलवीर को पता नहीं चला। उदय सिंह वहाँ बड़े हुए। और ये जो है ना आगे, ये उपरानियों के लिए जो उपरानी, हाँ, जैसे उदय सिंह राजा था ना मेवाड़ के, राणा प्रताप के पिता, तो उनके 20 रानियां थी, ऐसे कुछ इतिहास कर बताते। तो ये एक राजा की कई रानियां होती थी, तो ये उपरानियों के लिए। और इनके लिए भी इधर टॉयलेट बने हैं। और ये जो है ना पट रानियों के लिए, जो मेन रानियां होती थी ना, मेन रानी के लिए इधर पे, हाँ, जिनको पट रानी कहते हैं। तो उस समय 8वीं शताब्दी में भी उस महलों के अंदर अटैच टॉयलेट होते थे रानियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये उस समय के टॉयलेट है। और सामने बाथरूम है, ये छोटा सा कपड़े बदलने का ड्रेसिंग रूम। ये 8th सेंचुरी के महलों के अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम। अच्छा, ये गड्ढा नीचे कर रखा है इनने। हाँ, पहले तो क्या सारा काम मानव करते थे, जातियां होती थी ना अलग अलग। अच्छा, वहाँ लेके जाते थे वाले अलग होते थे। तो ये से पहले वो टैंक वगैरह नहीं थे। ये क्या है? अच्छा, ये कपड़े ये चेंज, कपड़े बदलने के लिए, और वो सामने बाथरूम नहाने के लिए। ये नहाने वाला। हाँ, उधर में कम है। अच्छा, ये महिलाओं वाला था ना। महिलाओं के लिए। और पहले जो है ना खिड़कियां, ये सारे जैसे जालियां देख रहे हैं, जालियां टूट गई अभी सभी से। हाँ, जाली बारीक बारीक होती होगी। हाँ, जालियों से क्या पर्दा पड़ता थी ना पहले, तो रानी अंदर से बाहर देख सके, लेकिन बाहर वाला कोई अंदर बाहर वाला नहीं देख सकता था। और ये कलर से पेंट होते थे, कहीं कहीं लाल और ब्लू कलर देखते हैं आप। तो लाल और जो कलर है ना, वो महिलाओं के सुहाग का प्रतीक। ब्लू जो कलर है वो वीरता का प्रतीक मानते हैं, ब्लू कलर को। अच्छा, तो इसलिए रेड और ब्लू से पेंट होते थे। तो ये सीढ़ी का क्या है मतलब? टूटे हुए पार्ट है ना, उनकी मस्जिदों की सीढ़ियों पे जुड़वाते थे। उसके बराबर कोई नहीं आया। हाँ, वो इतना क्रूर था। ये क्या था इधर? ये रानी का बेडरूम वगैरह। ये बेडरूम था ऐसा? जालियां पर्दे का काम करती थी रानी का। गौमुख कुंड के नाम से तो पहले क्या पर्दा पड़ता थी ना, महिलाएं नहाने के लिए जाती थी यहाँ से। तो ये यहाँ से वहाँ तक की दूरी है ना 1 से 1.5 किलोमीटर। ये इस सुरंग से नहाने जाती थी? हाँ। कहाँ पे? ये आगे कुंड देखेंगे, गौमुख जो विजय। अच्छा, वो गोमुख। हाँ, हाँ, तो ये रास्ता वहाँ जाके खुलता है। और यहाँ से वहाँ तक की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर। और 19 आया आर्कियोलॉजिकल विभाग, तो उन्होंने इस जहाँ से हम अंदर घुसते हैं, जहाँ बाहर निकलते, दोनों मुंह पे दीवार बनाया। बाकी रास्ता अभी भी है, ये रास्ता पूरा बना हुआ है। हाँ, खाली दीवार बनाया। और अंग्रेजों के समय जो इतिहासकार था ना, तो उसने सुरंग देख करके लिखा, जो अंग्रेज इतिहासकार जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। हाँ, तो जेम्स टोड ने सुरंग देखा, उसने लिखा है कि पद्मिनी का जोहर इसके अंदर हुआ है। अच्छा। हाँ, अंग्रेज ने जो लिखा उसके आधार पे, जिसने इतिहास लिखा ना, उसकी बुक का नाम जो है ना, किताब का नाम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अच्छा, तो उसने ये किताब लिखी जेम्स टोड ने, तो उसके अनुसार ये पद्मिनी का जो जोहर हुआ इस सुरंग के अंदर हुआ। सुरंग के अंदर। जबकि लोकल इतिहासकार जिनका नाम है श्यामल दास, जिन्होंने इतिहास लिखा मेवाड़ का, उसके बुक का नाम है वीर विनोद। वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जो खुले प्रांगण, जैसे राजकुमार जो ट्रेनिंग करते थे, जहाँ ऑडियंस हॉल, तो ऐसी खुली जगह में पद्मिनी का जोहर इन्हीं महलों में हुआ। तो कहने का मतलब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। पद्मिनी का जोहर हुआ 700 साल पहले, और कितनी वापस जो है बाद में राजाओं ने राज्य किया, तो वो थोड़ा कहना मुश्किल भी है, लेकिन हम लोकल इतिहासकारों को विश्वास रखते हैं। लोकल वो तो वो ज्यादा जानते हैं। अंग्रेज क्या सुनी इसमें बातें कि उसने बहुत सी जगह अंग्रेज इतिहासकार ने गलत लिखा है। जैसे मीराबाई को कुंभा की पत्नी बताया, तो उसने सुन पूछ करके तो अंग्रेज हमारे बारे में क्या, लेकिन हमारे यहाँ क्या, अंग्रेजों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, ये बात सही। हमारी साइकोलॉजी एक तरह की। बिल्कुल और सही। ये उस जमाने में क्या, जैसे छत को छोटा रखा, जबकि उनकी हाइट अच्छी होती थी। राणा प्रताप थे ना 7 फुट के थे वो। उनकी हाइट थी। तो लेकिन छत को छोटा बनने का कारण ये कि कभी षड्यंत्र हुए, और तो तलवार से पूरी ताकत नहीं लगा पाए। तलवार ऊपर टकरा गई, यहाँ टकरा गई, वहाँ टकरा गई, तो बचाव हो जाएगा। अच्छा, तो एक तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत को छोटे छोटे दरवाजे। और बड़े गेट के बाद में महलों में आने के लिए वो जाली देख रहा हूँ, सीढ़ियाँ जो लग रही है के अंदर छोटा रास्ता है। ये अच्छा, ये ये वाला एक बहुत बड़ा तो छोटा रास्ता इसलिए रखे कि जब दुश्मन के सेना किले को जीत भी लिया, और यहाँ तक आए तो एक से अधिक संख्या में आया। 16 एक करके चढ़ेंगे, और अंदर सेना कम भी है ना, तो इजीली रोक सकते हैं। तो ये वाला पहले दरवाजा नहीं था ऐसा? ये तो घोड़े आते थे ना, केवल घोड़ों के लिए था।
सोने का ये पहले का पीछे का भाग था ना, तो ये मेन पैलेस और खजाना पीछे रखा है। अच्छा 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 अच्छा। ये तो उसमें बाहर की तरफ कोई दरवाजा नहीं दे रखा है। जो दीवार है ना, दीवार के जो उधर से पहले तो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगी, फिर सीढ़ियाँ नीचे उतरेगी, बड़े बड़े कमरे बने। तो उस जमाने में पैसा रखने का स्टोरेज था, जो सोने चांदी के मुद्रा है, सिक्के, वो इसके अंदर जमा रखते थे। हैं? यहाँ कुछ है कितना भेजे? बोलता मन के तो कुछ थू या ना